15 देखिएगा, इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल यानी एक प्रगतिशील विद्यालय किसने, जॉन डुई ने स्थापना की थी। जॉन डीवी कह देते हैं इनको हिंदी में हम। तो जॉन डुई ने शिकागो में इन स्कूल्स को, प्रोग्रेसिव स्कूल्स को लैब स्कूल्स भी कहा गया, पेपर में पूछा जा चुका है, लैब ही कहेंगे हिंदी में भी, लैब स्कूल्स भी कहा गया। शिकागो में इन्होंने स्थापना की, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, करके सीखने की, बच्चों को एक्टिव रखने की, चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। अपनी वाइफ के साथ इन्होंने स्कूल्स खोले थे, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की इन्होंने बात की। ये सीसी अपने आप में, सीसी का मतलब वो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये मैंने ऐसी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, कंफ्यूज मत हो जाना इससे, ठीक। तो बच्चा जहां एक्टिव होगा वो बढ़िया होगा। इन्होंने कहा लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है ना, सोशल है, और बच्चा जहां एक्टिव हो, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो एक्टिव एक्सप्लोरर्स माना है बच्चे को, सक्रिय अन्वेषक माना है जहां वो एक्टिविटी करेंगे, फॉलोअर्स नहीं, एक्सप्लोरर्स। फॉलोअर होता है एक्टिवली आप फॉलो कर रहे हैं, आपके गुरुजी ने यानी किसी ने कुछ कह दिया और आप वही मान रहे हैं, है ना। पैसिव फॉलोअर, चुपचाप से फॉलो कर रहे हैं, एक्सप्लोरर्स नहीं। एक्टिव एक्सप्लोरर है बच्चा, नन्हे वैज्ञानिक के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, हालांकि नन्हे वैज्ञानिक एग्जैक्ट जो टर्म में कहा वो प्याजे ने कहा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लुएंसी क्या है, बहुत सारे आइडियाज, कोई प्रॉब्लम आपको बताए या किसी चीज पे सोचने को कहे, आप डिफरेंट तरीके, सैकड़ों तरीके बता देते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। इलेबोरेशन क्या, आप डिटेल में उसको समझा देते हैं चीजें निकाल करके। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एक तरीका काम नहीं किया दूसरा, दूसरा नहीं किया तीसरा। ये किसके गुण हैं, ये क्रिएटिविटी के गुण हैं, है ना। ये रचनात्मकता के गुण है, सृजनात्मकता के गुण है। रचनात्मकता क्या होती है, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल करने की क्षमता, कुछ नोवल करने की क्षमता, नोवेल्टी या फिर ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता होगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अब सारी चिंतन होगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, है ना। ये सारे वर्ड याद रखने हैं। लेटरल थिंकिंग भी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेटरल थिंकिंग मतलब लीक से हटके सोचना, ठीक। तो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए, क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स होते हैं, FFOE। FFOE क्या है, फ्लुएंसी यानी नंबर ऑफ आइडियाज फ्लुएंटली आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होता है, एक तरीका काम नहीं किया दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ओरिजिनलिटी यानी कॉपीड नहीं होता, अपना खुद का ओरिजिनल मौलिक चिंतन होता है। इलेबोरेशन, इस चीज को इलेबोरेट कर पाएंगे आप। तो ये 4 विशेषताएं हैं, इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो वो ऑपोजिट है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है, तो फिर कहां से फ्लेक्सिबिलिटी बची। एक्सटर्नल मोटिवेशन, अगेन ये क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं है, है ना। ऐसा हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए कुछ नया बनाने में, अब कोई बाहर से मोटिवेट ना भी करे, है ना। भाई आज आप देख रहे हैं इतनी क्षमता में, अब से जब 6 साल पहले ये चैनल शुरू हुआ था तो कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ा ना थी, है ना, कि बच्चे थोड़ा ना बढ़ाते हैं। लोगों ने भी बोला अरे 19 साल के बच्चे को 21 साल के बच्चे को क्या पता होता है ना। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन पे क्रिएटिविटी काम नहीं करती, वो तो 50 बार फेल हो गए, एक बार कोई ओरिजिनल चीज निकल के आएगी। फंक्शनल फिक्सनेस की जब हम बात करें तो ये कि सिर्फ एक ही तरीके से आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी खराब है, इससे क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी निकल के। अगर आप एक ही तरीके से ट्राई करेंगे तो कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी, किसके अनुसार, जेपी गिलफर्ड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है आपका सीटेट में, समावेशी शिक्षा, और ये हर जगह आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है टीचिंग का जहां इंक्लूजन ना पूछा जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सभी बच्चों को एक छत के नीचे रेगुलर स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं किसी बच्चे को देखने में समस्या तो हम उसको ब्लाइंड स्कूल भेज दें, है ना। अलग थलग नहीं करना, सेक्लूड नहीं करना। सेक्लूजन या सेग्रीगेशन, अलगाव जो है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे प्रकृति हम सभी को, धूप सबको बराबर मिलती है, हवा सबको बराबर मिलती है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई चल नहीं सकता तो इसको धूप कम लगेगी और आपको ज्यादा लग जाएगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, इंक्लूजन है। तो जैसे नेचर, मदर नेचर जिसको हम कहते हैं, वो हमें भेदभाव नहीं करती, वैसे ही आपको भी बच्चों को, सारे बच्चों को एक साथ सिखाना है। सेग्रीगेट नहीं करना बच्चों को, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड। फ्लेक्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी की जरूरत होगी, बात तो सही। आधारभूत अभिगम्यता यानी आपको अपने स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत है, स्कूल के सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है कि आप स्कूल में क्या करें। सीढ़ियां हैं तो हर बच्चा तो सीढ़ी से चढ़ के नहीं जा पाएगा, जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, जो बैसाखी का इस्तेमाल करता है, वो कैसे चढ़ के जाएगा। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करके क्या बनवाया, रैंप बनवा दिया स्कूल पे। रैंप याद है ना, वैष्णो देवी गए होंगे, वहां पे रैंप्स हैं, सीढ़ियां नहीं है वो, तो एक नॉर्मल बच्चा भी चढ़ के जा पाएगा और एक व्हील चेयर भी जा पाएगी वहां पे, या बैसाखी वाला बच्चा भी जा पाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा तब जाके इंक्लूजन पॉसिबल है। ऑर्थोपेडिक बच्चों की बात की है, ऑर्थोपेडिक वो होते हैं जिनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। रिजिड एटीट्यूड से चलेगा नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड वर्ड जहां दिख जाए समझ जाना नेगेटिव है। प्लेसमेंट इन स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल स्कूल की बात इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं करती, ये कह रही है एक ही स्कूल में पढ़ाओ सबको, स्पेशल बच्चा हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज, यानी डिसलेक्सिया जो है पठन वैफल्य, ठीक, ये पठन वैकल्य या वैफल्य जो है यानी पढ़ने में विफलता है, सिंपल सा मतलब है। पठन वैफलता का, पठन वैकल्य का मतलब क्या है? भाई पढ़ने में दिक्कत है, तो ये डिसलेक्सिया किसके अंडर आएगा ये पूछा है। आपका कोर्स लेना चाहता हूं, प्लीज बताइए। मुकेश ऐप पे जा सकते हो, करियरविल ऐप पे। कितने लोग हम जुड़े हुए हैं आज तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, लगभग 14,000 लोग। चलिए, तो लाइक शेयर करने में आज क्या समस्या आ रही है? मतलब 17 है, अच्छा, आज मुझे पता नहीं लग रहा है यहाँ से। खैर आप जवाब दीजिए इसका, दिखाइए जरा, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं आज क्या चल रहा है। 1 मिनट रुकिएगा बस, कल से थोड़ा प्लान चेंज कर देंगे और कल से पढ़ाई थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं बचा है, 1 महीना भी पूरा नहीं है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ाई करने वाले हैं। चलिएगा, डिसलेक्सिया किस कैटेगरी के अंदर आएगा? स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। देखिए याद रखिएगा, डिसलेक्सिया वाला बच्चा मेंटली रिटार्डेड नहीं होता, बस आपको उसको सिखाना है डिफरेंट तरीके से, उसके आईक्यू में कमी नहीं है। स्पेक्ट्रम ऑफ साइको सोशल डिसऑर्डर्स, ये साइको सोशल नहीं है कि सामाजिक समस्या है कोई या साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है। कॉमन मोटर डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी होती ही नहीं है डिसलेक्सिया वाले बच्चे को, पता ही नहीं लगेगा आपको, उसको ना कोई हाथों में दिक्कत है ना उसको कहीं आपको देख के पता लगेगा। याद कीजिए वो मूवी तारे जमीन पर, उस बच्चे की जान खा के रखी हुई थी घर वालों ने, स्कूल वालों ने, दोस्तों ने, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था, सबको लग रहा था कि ये तो ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई पे, कि तो लापरवाह है, जबकि उसको पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ ही नहीं पा रहा, वो लिख ही नहीं पा रहा, उसको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ए बनाते हैं ऐसे, उसको ए तो ऐसे दिख रहा है, अब जो पढ़ेगा गलत वो लिखेगा गलत। तो इनकी वायरिंग में ब्रेन की कुछ दिक्कत होती है, बाकी ऐसा नहीं होता कि इनकी बुद्धि के स्तर में कमी है या कुछ और बाहर कोई प्रॉब्लम है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडीज बोलते हैं इनको, अधिगम विकारों का बहुक्रम, यानी ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी कई सारी होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड, डिस्ग्राफिया लिखने से रिलेटेड, डिसलेक्सिया तो हमने पढ़ ही लिया है अभी, डिस्प्रैक्सिया होता है चलने फिरने से रिलेटेड। तो ऐसी कई सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, यानी जो अधिगम में विकार डालती हैं, अधिगम विकार कहते हैं इनको। और ये जो वर्ड है वो 1960s में किसने दिया था? याद करो फटाफट से, जल्दी बताओ, मेरे दिमाग से निकल गया। लो, लर्निंग डिसेबिलिटी आपका दिया था बहुत सारी जगह अपने दिमाग में, बताओ जल्दी फटाफट, कमेंट करके खुद ही बता दो, इससे पहले कि मुझे याद है आप ही बताओ। लर्निंग डिसेबिलिटी पता नहीं कितनी जगह दिमाग डिवाइडेड रहता है, बताओ। सैमुअल किर्क ने, याद आ गया, सैमुअल किर्क सैमुअल किर्क 1960s में इन्होंने दिया था। देखियो किसी ने लिखा है कि नहीं अभी तक? यहाँ पे तो लेट आ रहा है ना कमेंट, लिखा है किसी ने? यस, सैमुअल किर्क, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया, तादीब, साक्षी, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सैमुअल किर्क, ठीक। तो सैमुअल किर्क ने दिया था लर्निंग डिसेबिलिटीज को। इसमें कई सारी समस्याएं आपकी आ सकती हैं, जैसे लिखने से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, बटन लगाने से रिलेटेड, मोटर स्किल्स वगैरह भी। डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? नॉट समावेशी मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे बच्चे को कोई समस्या हो नहीं हो, सभी के लिए। गिफ्टेड बच्चा भी एक ही सिस्टम में पढ़े और नॉर्मल या स्पेशल बच्चा भी जिसको कोई समस्या है, यानी हर किसी के लिए शिक्षा के सिद्धांत के खिलाफ है। जब नॉट लिखा होगा 3 इडियट वाले कान खड़े करेंगे, सीरियसली ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन इजी होगा बट आपको घुमा देगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। देखो प्रिंसिपल पे आधारित होती है, इक्विटी के, समता के, है ना। अभी जैसे हम कल देख रहे थे, सीटेट ने कहा भैया 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे उन बच्चों को जो जिनको कोई भी दिक्कत है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है। अब कोई कहे जो हमें तो नहीं मिल रहे 50 मिनट, इनको 50 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, तो किस इक्वालिटी के माध्यम से? नहीं, इक्वालिटी तो ये हो गई सबको बराबर टाइम दे दो, अब किसी को समस्या है उसको भी बराबर दोगे तो उसके साथ तो आपने जागती कर दी, मतलब खराब किया। तो ये इक्विटी का प्रिंसिपल है कि हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नीड को समझ रहे हैं हम बच्चे की, ठीक। तो इक्विटी का प्रिंसिपल तो सही है, यहाँ पे नॉट पूछा, गलत क्या है? सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, ये बात आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। नॉट जब भी लिखा है और नेगेटिव बात पूछ रहा है, यानी सेग्रीगेशन, पृथकीकरण, और लेबल लगा दो, अरे ये तो फलाना है, आप किसी बच्चे को अंधा कह रहे हैं, किसी बच्चे को कुछ और कह रहे हैं, मतलब ऐसे लेबल करके आप शब्दों को यूज कर रहे हैं, तो वो खराब है। सेग्रीगेशन क्या है? अलग अलगाव, इनको अलग स्कूल में पढ़ाओ, है ना, जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर हैं, उनको कहीं और ले जाओ, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये सेग्रीगेशन है। और सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इंक्लूसिविटी का जस्ट ऑपोजिट है सेग्रीगेशन, ये याद रखिएगा। जब भी इंक्लूसिव की बात हो और नॉट लिखा है तो सेग्रीगेशन सही है, और नॉर्मल केस में सेग्रीगेशन
बिल्कुल दूर भाग जाएगा जहां सेग्रीगेशन दिखे और इंक्लूसिव एजुकेशन लिखा हो। ठीक, सिस्टमैटिक अडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी, यानी हम विभिन्नता में एकता की बात कर पाए। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चे अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है, क्या बात है, सभी अलग है, वैसे भी कौन से सब सेम है, किसी को देखने में समस्या है, किसी को किसी और चीज में समस्या होगी, नॉर्मल बातें हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। वाह वाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखते हैं। असर्शन, यानी ये नए तरह के क्वेश्चन है, इस बार सीटेट में खूब पूछे हैं भर भर के। और कथन, एक कथन दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया और उसका तर्क और कारण दिया है। अब आपको ये देखना है ये कथन सही है, अगर ये कथन सही है तो क्या इसका कारण सही है, ये रीजन सही है, क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। तो ये चार ही प्रोबेबिलिटीज में बनती हैं जो चारों आपके सामने लिखी होती हैं। तो पहले तो हमें कथन पढ़ना है कि क्या ये सही है। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू दी पॉटर फैमिली कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन कंजर्वेशन ऑफ नंबर, यानी वो बच्चे जो कुम्हार समुदाय से संबंधित हैं, जिन्होंने वो बर्तन के आकार को बचपन से बनते हुए देखा है, तो उनको जो क्वांटिटी ऑफ मास होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, वो जल्दी समझ में आ जाएगा नंबर से। उनको शेप और साइज जल्दी समझ में आ रहा है तो मास का कंजर्वेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो घर में होते हुए देखिए, एनवायरमेंट में चीज है बच्चे के। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है। ये तो बच्चे का जो एनवायरमेंट है वो रिसोर्स का काम कर रहा है, संसाधन के रूप में, ये ट्रू है। ठीक, रीजन क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो अधिगम और विकास हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पनपते हैं या बेहतर होते हैं, विकसित होते हैं। भाई जिस समाज और संस्कृति से आप आ रहे हैं उसका प्रभाव आपकी लर्निंग पे, आपके डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर आप मान लीजिए कारपेंटर जहां पे है, किसी की फैमिली में कोई कारपेंटर है, तो उसको वो शेप साइज देना लकड़ी को, या वो डिफरेंट तरीके से देखेगा चीजों। किसी के घर में मान लीजिए दुकान है तो उसकी कैलकुलेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, जिस परिप्रेक्ष्य से हम आ रहे हैं, वो हमारी लर्निंग को और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही बातें सही हैं, ट्रू है, यानी जो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर यानी जो रीजन है, तर्क है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, जो कि अपने आप में स्टेटमेंट है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, किसी और पे जाने का पॉइंट ही नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है When students learn a behavior through observation, जब बच्चे कोई व्यवहार सीखते हैं कैसे, ऑब्जर्व करके, देख करके, है ना। मान लीजिए बच्चे ने आपको कुछ करते हुए देखा, मम्मी खाना बना रही है, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, दादाजी कुछ पौधों को पानी दे रहे हैं, मान लीजिए बच्चे ने ऑब्जर्व किया। तो जब बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस दैट दे मस्ट, मतलब कि पहला स्टेप क्या है। ये नई वॉच हमने ले लिया, अभी ये हमें परेशान कर देगी नोटिफिकेशन दे के, मॉम का कॉल आ रहा है। देखिएगा, शायद तेरे सोने का टाइम हो गया, सुबह स्कूल है, बताओ फटाफट। अगर हम बात करें जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो सबसे पहला चरण क्या है, याद कीजिए किसको, एल्बर्ट बेंड्यूरा को, एल्बर्ट बेंड्यूरा को याद कीजिए। और अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, इससे एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में, है ना। अभी जल्दी ही हम एक दिन थियरी क्लास रखेंगे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्व करके, देख के सीखना। ठीक, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ये छोटी छोटी बातें जो आप साथ में याद रखेंगे। इनकी थियरी को सोशल लर्निंग थियरी, SLT कहा जाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। व्यक्ति है बेंड्यूरा, है ना, बेंड्यूरा। और इसमें 4 स्टेप की प्रोसेस होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, मॉडलिंग की प्रोसेस कहते हैं उसको, कि मॉडल ऐसे होता है आपका बिहेवियर, उसको ऐसे शेप दी जाती है। वो 4 स्टेप कौन से हैं, ARPR से मैंने आपको याद कराया हुआ है, ARPR। तो फर्स्ट स्टेप पूछा है, फर्स्ट है अटेंशन, यानी अवधान। अगर आप ऑब्जर्व करते समय अटेंटिव ही नहीं है तो आपको याद ही नहीं रहेगा किसने कैसे की थी कोई चीज। भाई अगर आपने दादाजी को पानी देते हुए ऑब्जर्व किया, अटेंशन पे की, अगर आपकी अटेंशन ही नहीं गई तो आपको याद ही नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और अटेंटिव नहीं है, सीखेंगे नहीं, ऑब्जर्व करके भी नहीं सीख पाएंगे अगर अटेंटिव नहीं है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में सबसे पहला स्टेप होता है अटेंशन का, अवधान का। आपका ध्यान तो हो कि मम्मी ने गोल रोटी बनाई कैसे थी, ठीक है ना। दूसरी चीज है रिटेंशन, आपके दिमाग में ये चीज टिके। फिर होता है प्रोडक्शन, आप खुद करके देखते हैं। भारत का नक्शा बन सकता है रोटी बनाते समय, बट आपने अटेंशन और रिटेंशन ठीक से हुआ होगा तो थोड़ी थोड़ी ठीक रोटी आपकी बन जाएगी। प्रोडक्शन यानी उत्पादन आपने खुद किया, फिर रीइंफोर्समेंट मिलेगा आपको, मोटिवेशन भी कह देते हैं इस 4th स्टेप को, यानी पुनर्बलन मिलेगा आपको, कोई कहेगा शाबाश बेटा अगली बार और अच्छा करना। तो इन 4 स्टेप में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, देख के सीखता है बच्चा, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। ठीक, तो इसमें सबसे की तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, अगर आपने थियरी नहीं भी पढ़ी होती तब भी आपको पता होता कि जो बिहेवियर है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जब आप अवलोकन के थ्रू सीखते हैं तो पहला स्टेप आपकी अटेंशन वहां
होनी चाहिए। तो रिमेंबर द एक्शंस ऑफ द मॉडल, तो रिमेंबरिंग तो सेकंड स्टेप है ना भाई। ARPR में रिमेंबरिंग का मतलब क्या है? रिटेंशन, दिमाग में टिक गई आपकी कोई बात, नंबर याद किया था, वो रिटेंशन रह गई, तो ये तो सेकंड स्टेप है। पे अटेंशन टू द मॉडल, ये फर्स्ट स्टेप है कि प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। जो मॉडल है, मॉडल मतलब जो भी काम वहां किया जा रहा है उस पर पहले आप अटेंटिव होंगे। असेसमेंट लास्ट में आएगा। रिपीट एंड प्रैक्टिस द बिहेवियर ऑफ द मॉडल, ये प्रोडक्शन थर्ड स्टेप है। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द ओनली आंसर, या सही ऑप्शन है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, और 7-8 सवाल हैं। अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर एज, यानी अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। यानी बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, जब आप पोल में जवाब देते हैं, अब देखिए इसका आंसर कितने परसेंट सही है, बता एक बार। देखा अभी तक तो आया ही नहीं मेरे ख्याल में। हाँ, तो अभी जैसे आप पोल में जवाब कर रहे हैं, दिखा ना, पोल में आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है, और मुझे पता लगा कि 70% लोगों ने गलत आंसर दिया, तो आइडिया तो लग जाएगा ना कि आपकी गलती कहां हो रही है, आप सोच कैसे रहे हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे हैं, मतलब आपके समझने में कोई दिक्कत है, इससे पता लग जाएगा। तो गलतियों से क्या है, पता लगेगा कि बच्चा सोचता कैसे है। गलतियां क्या है, विंडो है, एक खिड़की के जैसी है बच्चे की थिंकिंग में, अदरवाइज तो आप बच्चे के अंदर झांक के कैसे देखेंगे उसको समझ में आया कि नहीं। तो जब वो गलती करेगा या फिर आपने उसको कोई काम दिया, टेस्ट लिया, तब तो पता लगेगा कैसे सोचा है। तो शी कैन आइडेंटिफाई वीक एंड ब्राइट लर्नर्स। देखो ये लेबलिंग हो गई, और लेबलिंग बिल्कुल गलत है। आप बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाएंगे कि ये तो कमजोर है, ये तो ब्राइट है, ये तो इंटेलिजेंट है। गलतियों का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को चालाक या अच्छा बच्चा कहेंगे, किसी को बुरा कहेंगे। गलतियों का मतलब है कि आपको इंप्रूव करना है बच्चे को, और बच्चे को भी अपने आप को। ठीक, शी कैन अंडरस्टैंड द लर्नर्स थ्रू आउट थॉट प्रोसेस, यानी वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। टीचर अगर उसको बच्चों की गलतियों का पता हो कि बच्चे सोचते कैसे हैं, तो अगली बार तरह तरह के एग्जाम्पल देके डिफरेंट मेथड से समझाएगी, अपनी पेडागोजी भी अच्छी कर सकती है। कौन? टीचर। सी ऑप्शन, शी कैन इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द लर्नर्स केयरलेसनेस। भैया बच्चे की गलतियों मतलब ये थोड़ी केयरलेस ही है कि बच्चे में कमी हमें निकालनी नहीं है पेडागोजी में, ये तो पहला उसूल है हमारा। डी ऑप्शन है, शी कैन सेग्रीगेट, ये वर्ड ही नेगेटिव है। सेग्रीगेशन, रैंक, लेबलिंग, बच्चों को अलग थलग कर देगी, अरे तुमसे ना हो पाएगा, ये नहीं करना आपको। तो अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझा जा सकता है गलतियों से, और गलतियां इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों को सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसकी बात हो रही है? एनईपी की बात हो रही है। इस पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, आपने ना देखी हो प्लीज देख लीजिएगा। 1-1.5 घंटे का सेशन है, उसमें क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लर्निंग कैसी होनी चाहिए? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? जहां बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, है ना, उसका मस्तिष्क, उसका दिल, उसका शरीर सब विकसित हो सके। विकास के 4 प्रकार हैं, और चारों प्रकार केटर हो सके। पोल सही दो भाई शौर्य, आज तो तेरी बहुत कंप्लेंट आ रही है? तू इतने दिन से आया नहीं ना, नाराज हैं लोग तेरे से, इसलिए कह रहे हैं ऐसी बातें। देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए बताइए? कंटेंट ओरिएंटेड यानी सिलेबस, विषय वस्तु अभिमुखी, तो फिर तो रटवाएंगे आप। एक्टिविटी कहां हो रही है? ये टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, अगेन आप रटवाने की बात कर रहे हैं, ये तो रोट लर्निंग हो गई। एक्सपीरियंशियल यानी प्रयोगात्मक, जहां बच्चा एक्सपेरिमेंट करे, अनुभवजन्य, जहां पे वो अनुभव ले सके, जहां वो एक्सपेरिमेंट कर सके। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है? यहाँ है। कोई भी पॉलिसी बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेगी, तो बिल्कुल प्रयोगात्मक यानी एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए। बिहेवियरिस्टिक तो भैया यहाँ पे कंडीशनिंग की बात करते हैं। बिहेवियरिस्ट कि भैया बार बार आदत डलवाओ, रिपीट कराओ किसी चीज को, और उसकी हो जाएगी आदत, कंडीशनिंग हो जाएगी, काम खत्म। या रिवॉर्ड पनिशमेंट पे फोकस करेंगे। तो सी ऑप्शन यानी एक्सपीरियंशियल, जहां पे बच्चा एक्टिव हो, प्रयोग कर सके, एक्सप्लोर कर सके, अन्वेषण कर सके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तन्वी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीदिंग जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन। शी इज यूजिंग डैश स्ट्रेटेजी टू कोप विद एंग्जाइटी। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। आप लोग भी जाते होंगे ना कई बार पेपर देने, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे सांस दो, रामदेव जी याद आ जाते होंगे कई लोगों को। तो ये क्या प्रैक्टिस कर रही है? डीप ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, हमारे थोड़ा जो हार्ट रेट है, एंग्जाइटी है, वो कंट्रोल होगी कुछ हद तक। ठीक है ना? मिथुन कह रहे हैं मुझे रख लो पोल के लिए, इतनी रात को आओगे जाओगे, फिर सीटेट का पेपर कौन देगा सरकार? परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए कौन सी तकनीक है? बताइए कौन सी तकनीक है?
प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो ऐसा थोड़ी कुछ कर रही है कि प्रॉब्लम है कोई उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कुछ करके, है ना। अवॉइड कहां कर रही है, डिनायल तो होता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो डरी हुई नहीं हूं, ये है डिनायल, ठीक। इमोशन मैनेजमेंट है, ये इमोशनल मैनेजमेंट है, भावनात्मक नियमन है कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अपने श्वास को कंट्रोल करके या थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। तो इमोशंस क्योंकि इतने ज्यादा हावी हैं पेपर के टाइम पे, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो वो एक एक्टिविटी कर रही है जिससे इमोशंस कंट्रोल में आ सके, है ना, कि आप कुछ और सोच सकें। यही सब तो हो सकता है कि इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाए, अवेयर हो पाए उनके प्रति, नहीं तो रोने लग जाए वहां, उससे क्या होगा फिर। तो इमोशनल मैनेजमेंट है ये, और आप करके देखेंगे ये 2-4 बार तो अंतर पड़ता है इससे, क्योंकि आपका जो ब्रीदिंग, जब भी आप स्ट्रेस्ड होंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एंग्शियस आप फील करेंगे, तो 2-4 बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो अपने आप इमोशनली हल्का सा अच्छा महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन लगा था, सबको याद होगा, 2 साल पहले की बात है, 2020 में खूब पढ़ाई करते थे हम। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, रोहिणी लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स हर एल्डर सिस्टर हैड विदाउट एनी प्रमोटिंग फ्रॉम एनीबडी। रोहिणी इज, यानी जब कोविड-19 की महामारी आई, पेंडेमिक आया, लॉकडाउन के समय क्या हुआ, रोहिणी एक बच्ची है जो अपनी बड़ी बहन की किताबें पढ़ रही है, और बड़ी बहन ने कहा भी नहीं है, वो बड़ी बहन खुद नहीं पढ़ रही है अपनी किताबें, लेकिन ये छोटी बहन पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसको मजा आता है, इंटरेस्ट है ना। तो इस केस में क्या है, इंटरेस्ट, इसका रीजन कहीं बाहर है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा, नंबर आएंगे, कुछ नहीं है, उसकी तो किताबें भी नहीं है, अंदर रीजन है। रीजन अगर अंदर हो तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जिसका रीजन बाहर ना हो। स्व प्रेरित अधिगमकर्ता, बच्ची को सच में इंटरेस्ट है किसी चीज को करने में, इसलिए कर रही है ना। हम यहां जुड़े हुए हैं किस लिए, क्योंकि सच में मजा आता है सिखाने में, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, दूसरा बचा ही नहीं है। दिसंबर 2021 में 122 आया था, बहुत बढ़िया कृष्णा कह रहे हैं, आपकी वजह से, आप लोग की मेहनत है यार। देखिए, कॉम्पिटिटिव लर्नर, किसी से कॉम्पीट तो कर ही नहीं रही। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्नर, यानी प्रदर्शन के नंबर 1 आने के चक्कर में, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। एक्सट्रिंसिकली, बाहर तो कोई एक्सटर्नल रीजन ही नहीं है कि पढ़ के कोई लड्डू मिल रहे हैं, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। तो बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। इंटरनल मोटिवेशन बेटर होती है एक्सटर्नल से, आंतरिक अभिप्रेरणा इज बेटर देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और 4 सवाल हैं, उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने, बेसिकली हम लोग अपने अपने ही घर हैं, है ना। शौर्य जाएगा बस सोने। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस यानी वैकल्पिक अवधारणाएं, जिनका दूसरा नाम नाइव कॉन्सेप्शंस होते हैं, यानी जो बच्चे सहज रूप से बना लेते हैं अपने मन में, एंड मिसकॉन्सेप्शंस, इनको मिसकॉन्सेप्शंस भी कह दिया जाता है, होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं या भ्रांतियां कई बार जो बन जाती हैं कि बच्चों को लग रहा है, आप ट्रेन में जा रहे थे, आपने देखा पेड़ साथ साथ चल रहे हैं, आपको लगा पेड़ भी साथ साथ चलते हैं जब ट्रेन चलती है तो, या जहां आप जाते हैं रात को देख रहे हैं आप चंद्रमा हर जगह है। तो जब आप बचपन में हो तो आपको लगता है ये मेरे साथ चल रहा है, तारे मेरे साथ चल रहे हैं, है ना, कि मैं नानी के यहाँ गई तो वहां पे भी तारे हैं, चांद है, और जब मैं अपने घर थी तो वहां पे भी थे, तो ये क्या हुआ, चांद मेरे साथ चल रहा है। ये भ्रांति है भाई, ये कोई साइंटिफिक नॉलेज थोड़ी है, ये भ्रांति है जो बच्चे के सहज ज्ञान से आई है, जो उसने देखा है, इंट्यूटिव आइडिया से आई है। एग्जैक्टली सही लिख रहे हैं आप लोग। इनेबिलिटी टू लर्न, ये सीखने की अक्षमता थोड़ी दर्शा रही है, ये तो दिखा रही है कि बच्चा एटलीस्ट सोच पा रहा है, चाहे वो गलत सोच पा रहा हो, लेकिन उसके मन से तो चीजें आ रही है ना, रीजन तो कर पा रहा है। तो इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बच्चे का सहज ज्ञान है, ये सहज विचार हैं जो नेचुरली उसके अंदर से आ रहे हैं, है ना, बेसलेस नहीं होते, परमानेंट कॉन्सेप्चुअल स्टैग्नेशन नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है धीरे धीरे साइंटिफिक या डिस्कशन के थ्रू, नॉलेज के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस पे हम बच्चों को डांटते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 4 सही है, 1 सही है। Which of the following pedagogical strategies are effective in a primary classroom? यानी प्राथमिक स्तरीय कक्षा में कौन सा एक तरीका, कौन सी एक स्ट्रेटेजी पढ़ाने की, pedagogical मतलब the way you teach, art of teaching, science of teaching is pedagogy। तो पढ़ाने की कौन सी स्ट्रेटेजी सही है प्राइमरी में, प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से 5, अब ये 8 भी लिखा होता तब भी आपको भले में ही जाना था बच्चे के। कॉन्सेप्ट मैप्स का प्रयोग करना। कॉन्सेप्ट मैप क्या है, आपने पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, एक मैप बनवाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनवाया हुआ है, ताकि समझने में आसानी हो, कॉम्प्रिहेंशन में आसानी हो, सही बात है। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, दुनिया जाती है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अमूर्त चीज, प्यार के बारे में सोचो, है ना, फिजिक्स के किसी लॉ के बारे में सोचो, अमूर्त। लेकिन जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे जहां पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके दिखाते हैं अलग अलग टीचर्स, और वो क्या है, कॉन्क्रीट बना दिया उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। तो हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट समझाते हैं, जो हमारे सामने हो, कॉन्क्रीट मतलब जिसको टच और फील किया जा सके, उससे जो हमारे सामने नहीं अमूर्त है उसको समझाते हैं। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाया जाता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट। तो A to C नहीं, C to A जाते हैं
कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तभी आप देखते हैं पियाजे की स्टेजेस में पहले आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बाद में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल एब्स्ट्रैक्ट वाली अवस्था है, तो ये बेसिक सी बात है, ये गलत हो गया यहाँ पे। प्रोविजनिंग फॉर डाइवर्स मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज करें, स्टोरीज और एनेक्डोट्स का यूज करें, यानी किस्से कहानियों का यूज करें, लेकिन ये गलत है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन तो जहां पे भी है उसको हटा देंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो फिर तो सीधा आंसर अपने आप ही आ गया, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो अगर यहाँ नॉट लिखा होता ना तो आंसर चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है। अ प्राइमरी टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक। ये होता था ना पहले, 5 बार लिखो एक चीज को। तो प्राइमरी क्लास में जो कि छोटे बच्चे हैं उनको एक्टिविटी करके सिखाना चाहिए, तो उनको बच्चे को कहा जा रहा है कि बेटा एक काम करो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो ये टेबल, जब जाके याद होगा तुमको। तो ये क्या है? इसको रट्टाफिकेशन कहते हैं, इसको मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कहते, है ना। बार बार लिखने को कहा जा रहा है सेम चीज। हाईली इफेक्टिव सिंस रिहर्सल एंड रेपिटेशन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ कंटेंट। भैया मीनिंगफुली सिखाया नहीं जा रहा, डिफरेंट चीज एक्सपेरिमेंट करके दिखाई नहीं जा रही। इसका मतलब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इसका मतलब है रटना, कि समझ में नहीं आ रहा 2 2 जा 4 क्यों है, बस रटना है। तो ये अच्छा तरीका नहीं हुआ। इफेक्टिव सिंस रेपिटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन लेस देन 5 टाइम्स लीड्स टू इमीडिएट फॉरगेटिंग, कि 5 बार तो करना ही होता है, फलाने बाबा जी ने बताया, ऐसा भी नहीं है। इनफेक्टिव सिंस मोर रिहर्सल इज नॉट अ सूटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स लाते हैं, बच्चे के जीवन से जोड़ते हैं। ये तो सीधा सीधा रटना हो गया ना, जब 5 बार आप लिखवाने को कह रहे हैं। बस उपयुक्त तकनीक नहीं है, अच्छी तकनीक इससे ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। इनफेक्टिव सिंस रिहर्सल इज, मार्केट मतलब पेडागोजी में, ये इनफेक्टिव है क्योंकि रिहर्सल कॉम्प्लेक्स होता है और मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि रिपीट करना मुश्किल होता है। तो डी ऑप्शन इज नॉट राइट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक और क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, यानी कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं, बताइएगा। पहला है एल्गोरिथम्स, यानी कुछ आप सेट एल्गोरिथम्स होते हैं, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है किसी चीज को करने का, है ना। मान लीजिए मोटर सही करनी है तो कुछ एल्गोरिथम्स फॉलो करने होंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, है ना। और अगर हम बात करें ह्यूरिस्टिक्स की, तो ये जुगाड़ होते हैं जो हम घरों में कर लेते हैं। कई लोग पेन को क्लिप की तरह यूज कर लेते हैं बालों में, ये फंडा है, ह्यूरिस्टिक है, जुगाड़ है। ट्रायल एंड एरर विदाउट कॉम्प्रीहेंशन, यानी बिना समझे बिना बोध के बस रट रहे हैं आप, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। यही हो रहा था लास्ट क्वेश्चन में, जब कहा जा रहा था 5 बार लिखो, तो वो प्रयास और त्रुटि नहीं है, वहां पे आंख बंद करके बिना समझे प्रयास और त्रुटि अगर आप कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो वो फिर गड़बड़ है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे नहीं होगी, क्योंकि आप समझ के तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भाई प्रयास भी तो समझ के करेंगे एटलीस्ट। फंक्शनल फिक्सनेस तो हमेशा याद रखिएगा, ये लर्निंग में बाधा क्रिएट करती है, ये प्रॉब्लम है। फंक्शनल फिक्सनेस होता है किसी चीज को करने की, यानी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, आज से 10 साल पहले जो प्रॉब्लम आई थी वही तरीका आज भी आप अपना रहे हैं, जबकि दुनिया बदल गई। तो फंक्शनल फिक्सनेस काम की नहीं होती, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बाधा या बाधक है ये। तो फर्स्ट और सेकंड यही 2 उत्तर सही हैं। कहां पे हैं ये? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, नहीं तो गलत हो जाएगा, पेडागोजी में गलत की संभावना हो जाती है गलती की, अगर आप ठीक से ना पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्योंकि आपको पढ़ के समझना होता है, टू द पॉइंट आंसर नहीं निकलते, समझ के आंसर तक पहुंचना होता है पेडागोजी में, तो थोड़ा सा टाइम आपको ध्यान से पढ़ने पे लगाना है। इटावा की धरती से प्रणाम गुरुजी। अरे सौरभ, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस टाइम पे देश भर से जुड़ के, और सबका ध्यान इतना होता है, सबको याद आती है पढ़ाई अच्छे से करनी है ना। काश आप साल भर ऐसे पढ़ पाते। देखिए खैर कोई बात नहीं, बट एग्जाम टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो बढ़िया है कि आप अभी भी पढ़ पा रहे हैं। आखिरी सवाल है आज के लिए, फिर इसके बाद आप सो जाएंगे या पढ़ाई करेंगे, वो आपकी अपना पर्सनल डिसीजन है। Which one of these activities is not effective, यानी प्रभावशाली नहीं है for making use of previous knowledge of children for further learning। भाई हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को, previous knowledge को, जो आपको पहले से आता है, old knowledge को new knowledge से कनेक्ट करते हैं। जब भी हम कुछ नया सिखाते हैं तो previous knowledge, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं नई चीजों को कनेक्ट करने में, है ना। जब हम पढ़ाते भी, आपने देखा होगा वो लेसन प्लानिंग, जब पाठ योजना बनाई जाती है तो पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा बच्चों तुमने बादल देखे हैं, अच्छा बारिश को देखा है कभी, अच्छा होती कैसे है। फिर आप चैप्टर पे आते हैं 1 घंटे इधर उधर से उसकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करके कि आज हम इस बारे में जानेंगे, ताकि आपको पता लग जाए बच्चों को पहले से कितना आता है। तो ये रोट मेमोराइजेशन है नहीं, ये तो आप नींव पे बिल्डिंग बना रहे हैं ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, स्कीमा एक्टिवेशन है, क्या है ये? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? नॉट इफेक्टिव लिखा हुआ है, आंसर चेंज हो जाएगा।
नॉट इफेक्टिव। हाँ, रोट मेमोराइजेशन में पूर्व ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, रटने में वहां तो बस रटंत विद्या है, आंख बंद करके रटते जाओ, पहले से क्या आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं है, थियरम है, थियरी है, सब रट लो। तो रटने में प्रीवियस नॉलेज का यूज होता ही नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में होगा, जब आप आइडियाज सोच रहे होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ग्रुप में बैठ के बच्चे और किसी प्रॉब्लम पे अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं, तो उसमें जो भी उसको पहले से पता होगा वही उससे संबंधित आइडिया आएगा। स्कीमा एक्टिवेशन जी नहीं। स्कीमा क्या है, आपके दिमाग में जो भी एक सिस्टम या पहले से चीजें फीड हैं एक तरह से, वो सारी चीज आपके स्कीमा में है। ठीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये तो समझने में हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट को लेकर के मैप बना हुआ है, प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, ये है वो है, फ्लो चार्ट वगैरह से। तो रटना यहाँ पे गलत उत्तर होगा, क्योंकि गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि नॉट इफेक्टिव पूछा था कि काम का कौन सा नहीं है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किया?